उदित, मुझे लग रहा है कि इसका फोकस लॉक नहीं है। मैंने क्लास तो शुरू कर दी है, बट मुझे क्लास शुरू करने के बाद पता चला है कि शायद इसका फोकस लॉक नहीं है। एक बार देखियो, है ना, देख ना, मैं ओबीएस में दिखाता हूँ एक बार। देख एक बार, देखियो। नहीं, अब तो सही लग रहा है। हाँ, स्टार्ट है, चलने दे। ठीक है। वो कर लूंगा मैं, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भाई सभी को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। आज नए स्टूडियो से क्लास है। मैंने आपको 2 दिन पहले भी बताया था कि क्योंकि ऑफिस चेंज हुआ है, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, सो मैंने बोला था आप लोगों को कोई ऐसा हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल कि थोड़ा सा टाइम लग जाए चीज़ों को होने में, बट जैसे ही चीज़ें सारी सही होंगी, सारी की सारी चीज़ें रेगुलर उस पर आ जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे आपको दिखने लगेंगी, सारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चलेंगी। 1% भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग आपसे भी ज़्यादा सीरियस हैं चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा सीरियस हैं यार। तो फाइनली स्टूडियो हमारे नए नए ऑफिस में स्टूडियो बन चुके हैं, और अब की बार हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार स्टूडियो सीधे ऑफिस में ही बनाए हैं हमारे। उसके अलावा मुखर्जी नगर में बहुत सारे स्टूडियो हैं, लेकिन यहाँ पे अब हमने, जहाँ पे पहले 2 स्टूडियो थे जहाँ से मैं और आदित्य सर क्लास लेते हैं हम लोग, वहाँ पे भी अब हमने 4 स्टूडियो कर लिए हैं, जिससे कि आपको 1% भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं रहेगी, सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर ढंग से चलती रहेंगी। ठीक है, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है भाई? एक बार सारे बच्चे कंफर्म और कर देंगे। और भाई जिन बच्चों को एक बार लग रहा है कि पीडीएफ हमारी अपलोडेड नहीं है, आप 1% भी चिंता ना करें, आज ही आपकी सारी पीडीएफ्स भी अपलोड हो जाएंगी। देखिए क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जब कोई काम बड़े स्तर पे होता है, जब बड़े स्तर पे चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस को भाई इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा समय लगता है। बहुत मेहनत की है पूरे मैनेजमेंट ने, तब जाके चीज़ें थोड़ी सी चेंज हुई हैं। तो लेकिन अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आपके क्लास नोट्स वगैरह भी सब कुछ एकदम से अपलोड हो जाएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, आज ही आपके क्लास नोट्स लीजिए, मैं अपलोड करवा देता हूँ बोल के एक बार। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव अ मिनट, जस्ट गिव अ मिनट। हेलो सर, वो कह रहा था एक बार प्रोनाउन के 9 नंबर और 10 नंबर नोट्स नहीं अपलोड हैं शायद, मैंने टेलीग्राम पे भेजे होंगे। कल परसों का नहीं है, कल परसों तो हो ही नहीं पाई ना क्लास। हाँ मतलब पहले की है, टेलीग्राम पे एक बार चेक करना, क्योंकि मैंने घर से तो नहीं ली है, यहीं से ली होगी। अगर एक बार व्हाट्सएप भी देख लेना, फिर भी दोनों ही देख लेना। हाँ तो एक बार चेक कर लो। ओके सर। भाई अभी हो जाएगा चेक और आ जाएगा। देखो भाई, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमें पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेटिव क्लॉजेस। भाई रिलेटिव क्लॉज क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है। जैसे मैंने लिखा द बॉय, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, द बॉय हु met you there is my brother। जो लड़का आपको वहां पे मिला था वह मेरा भाई है। अब भाई आपको इसमें रिलेटिव क्लॉज पहचाननी है। एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि रिलेटिव क्लॉज क्या होती है भाई।
भाई किसी भी क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहली जरूरत जो होती है, जो बेसिक नेसेसिटी आपकी होती है, वो होती है कि आप ये जानें कि क्लॉज क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ये जानना जरूरी है कि क्लॉज क्या होती है। सो सबसे पहले क्या जानेंगे मेरे भाई, क्लॉज क्या होती है। तो भाई क्लॉज बहुत सिंपल चीज है, जहां पे भी एक सब्जेक्ट आएगा और उस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आएगी, वो दोनों मिलके आपका क्या बनाते हैं, क्लॉज बनाते हैं। ठीक है, क्लॉज बनाते हैं। बेटा घर में कोई फैन नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई फोन नहीं चल रहा है, फोकस जा रहा है बार बार। मुझे स्टार्टिंग में लगा भी था कि फोकस जा रहा है, बट फोकस इतना बदतमीज है, जिस टाइम पे मैंने उदित खड़ा हुआ था, मैंने उदित को बोला था और तब फोकस नहीं जा रहा था। एक बार देखेंगे, फोकस को भी करवाता हूं यार, फोकस सही में जा रहा है। फोकस फोकस मैंने कहा था ना, मुझे शुरू में ही दिख गया था, बट उस टाइम पे फिर गड़बड़ करी ही नहीं। फोकस हो रहा है चेंज। ओ भाई ऐसे फोकस देख, मैं बताऊंगा कब हटता है, रुक जा। देखना यहाँ पे जब हम कोई चीज करेंगे ना, इसी पे फोकस ले लेगा, हाथ पे। देख ना, देख हो रहा है चेंज, हो रहा है भाई। पीछे वाला ब्लर हो जाता है अगर कोई चीज आगे आ रही है। एक बार कर करेक्ट। जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे भाई, सारी चीजें करेक्ट की जा रही हैं। जस्ट 1 मिनट का टाइम देंगे, बाकी जब तक मैं पढ़ाता रहता हूँ। ठीक है, देखो भाई, तो सबसे पहले हमें हो गया। थैंक यू। वो उसको ऐसे ही कर दे यार, सुन, उसको कैमरे को घुमा के ऐसे ही कर दे। मुझे जब तक वहां नहीं दिखता मजा नहीं आता है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाई। देखो क्लॉज क्या होती है, जहां पे भी एक सब्जेक्ट मिले और एक वर्ब मिले, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को मिला के हम क्लॉज कह देते हैं। अब आप देखिएगा इस सेंटेंस में, देखो भाई, एक तो ये सब्जेक्ट है आपका, और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आपकी क्या है, इज। तो हम कह सकते हैं एक तो ये क्लॉज है। दूसरा आपने देखा बेटा, एक हु आपका किसका काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। हु आपका किसका काम करता है, सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब का काम कर रहा है मैट। यानी कि हम कह सकते हैं, और इस मैट के लिए ऑब्जेक्ट है यू, और कहां पे मिला, देयर। हु मैट यू देयर, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और ये आपकी पूरी कहलाएगी क्या, क्लॉज कहलाएगी। और भाई ऐसी क्लॉज जिनके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन आया होता है, उस क्लॉज को कह देते हैं रिलेटिव क्लॉज। ऐसी क्लॉज जिनके अंदर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आया होता है, उनको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। ठीक है, उनको रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। तो ये आपका हो जाता है कि ये रिलेटिव क्लॉज है। अब भाई रिलेटिव क्लॉज जो होती है ना, ये कितने प्रकार की होती हैं, ये हमारा मेन मुद्दा था। तो भाई रिलेटिव क्लॉज जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, 2 टाइप्स। कितने प्रकार की होती हैं भाई, 2 टाइप्स। कौन से होते हैं वो 2 टाइप, ये हमें समझना है। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं। पहली जो होती हैं उनमें क्या होता है, जैसे ये वाली क्लॉज लिखी गई है ना, वैसे होती हैं। और दूसरी जो होती हैं उनमें क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉमा लगाया गया होता है। क्या लगाया गया होता है भाई, एक कॉमा यहाँ पे और एक कॉमा लास्ट में। तो जहां पे 2 कॉमा लगे होते हैं वो। तो 2 प्रकार की क्लॉज आपकी होती हैं रिलेटिव क्लॉज। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की आपकी रिलेटिव क्लॉज होती हैं। सबसे पहली वाली को हम बोल देते हैं भाई डिफाइनिंग क्लॉज। क्या होती है, डिफाइनिंग। और दूसरी जो आपकी होती है उसको बोल देते हैं नॉन डिफाइनिंग। एक होती है डिफाइनिंग क्लॉज और एक होती है भाई नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। ठीक है, 2 तरीके की क्लॉज होती हैं। डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। बेटा डिफाइनिंग क्लॉज वो होती है जिसमें कॉमा नहीं होते, जिसमें कॉमा नहीं होता। ठीक है, सो हम लिखेंगे नो कॉमा।
नो कॉमा, और यहां पे कॉमा होता है, यहां पे कॉमा होता है। तो देखो ये डिटेल में हमने चीजें लिख रखी हैं। पहली वाली क्या है भाई, डिफाइनिंग क्लॉज, और डिफाइनिंग क्लॉज वो क्लॉज होती है जिसमें कोई भी आपका कॉमा नहीं होता है। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, जिसमें क्लॉज के बाद कॉमा लगा नहीं होता है। ये अपने एंटीसीडेंट को, भाई इसका काम क्या होता है, ये अपने एंटीसीडेंट को जिसके लिए इनका यूज होता है आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है ना, आइडेंटिफाई करने का काम करती है। यानी कि ये बताती है कि विच वन, देखो दोबारा से एक बार पीछे ही चलेंगे। डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब क्या है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं भाई, बात को समझने का भाई प्रयत्न करना बहुत जरूरी और एक बहुत शानदार पॉइंट है रिलेटिव क्लॉज का, ये डिफाइनिंग क्लॉज का है ना, कि क्या डिफाइनिंग क्लॉज होती है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, बात को समझना, मैंने लिखा द गर्ल हु gave you this watch is my sister। देखो भाई एक बार बात को समझने का प्रयत्न करना, ये कैसी क्लॉज है, देखो कॉमा नहीं आ रखे हैं तो ये डिफाइनिंग क्लॉज है। हम डिफाइनिंग क्लॉज क्यों कह रहे हैं इसको, ये डिफाइन कर रहा है इस लड़की को, ये क्या कर रहा है, इस लड़की को डिफाइन कर रहा है। हमने कहा वो लड़की जिसने आपको घड़ी दी थी वो मेरी बहन है। बात देखो समझने की ये है कि अगर मैं यहां से इस पूरी क्लॉज को हटा दूं तो क्या इस सेंटेंस का मीनिंग बदलेगा या सेम रहेगा, बेटा इस सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। मैंने कहा द गर्ल इज माई सिस्टर, आप मुझे पूछोगे नहीं कि कौन सी लड़की, भाई मैंने कहा द गर्ल इज माई सिस्टर, तो क्या आप मुझे नहीं पूछोगे कि सर कौन सी लड़की आपकी सिस्टर है। मैं क्लास में आता हूं, मैं क्लास में आता हूं और आके मैं सीधा आपसे कहता हूं द गर्ल इज माई सिस्टर, तो भाई आप क्या कहोगे कि सर कौन सी लड़की आपकी बहन है, पूछोगे कि नहीं पूछोगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हु गेव यू दिस वॉच, ये आपकी एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को अगर हम नहीं देते तो ये सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर नहीं निकल पाता। मीनिंग प्रॉपर नहीं निकल पाता तो हम कह देंगे भाई इंफॉर्मेशन कैसी थी, जरूरी थी। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन थी, जरूरी इंफॉर्मेशन, यानी कि नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन थी, नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्योंकि भाई अगर हु गेव यू दिस वॉच अगर हमने नहीं लिखा तो फिर तो गड़बड़ हो गया। एक सेंटेंस मैंने दूसरा लिखा भाई, बहुत ध्यान से समझना, मैंने लिखा माई मदर हु गेव यू दिस वॉच इज अ टीचर। मैंने कहा मेरी माँ जिसने आपको ये घड़ी दी थी वो एक अध्यापक हैं, टीचर हैं। ठीक है, अब आप खुद से मुझे बताइए, सारी बातें छोड़िए, कि अगर इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सी है, ये हु और गेव वाली, यही रिलेटिव क्लॉज है भाई। तो अगर ये रिलेटिव क्लॉज आपकी है, अगर ये रिलेटिव क्लॉज आपकी है तो आप मुझे खुद से देख के बताइए कि अगर ये वाली बात को अगर मैं हटा दूं तो क्या मीनिंग बदलेगा, तो क्या मीनिंग बदल गया, नहीं बदलेगा बेटा। मैं आपके पास क्लास में आता हूं, मैंने कहा माई मदर इज अ टीचर, आपको समझ आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, समझ आ गया ना। यानी कि अपनी मां के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी है, क्या ये जरूरी इंफॉर्मेशन है या ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बेटा ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये एडिशनल बात कही गई है। यहां पे जो बात कही गई थी वो जरूरी थी, क्योंकि बेटा गर्ल कोई भी हो सकती है,
बहुत सारी गर्ल हैं और मैं कह दूं द गर्ल इज माई सिस्टर, तो आप पूछोगे सर कौन सी गर्ल आपकी सिस्टर है? लेकिन मैंने कहा मेरी माँ जिसने आपको ये घड़ी दी थी वो एक टीचर है, और मैं अगर ये बात ना कहता, मैंने कहा मेरी माँ एक टीचर है, तो क्या ये बात अधूरी है? नहीं है भाई, ये बात कंप्लीट है अपने आप में, ये बात अपने आप में कंप्लीट है। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और भाई जब भी हमारे सामने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी तो हम उस क्लॉज को कहते हैं नॉन डिफाइनिंग। कैसी इंफॉर्मेशन है बेटा? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अतिरिक्त जानकारी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, दोबारा से समझेंगे। ऊपर वाले सेंटेंस में हु गेव यू दिस वॉच, अगर इस पूरी लाइन को हटा दिया जाए तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है, सेंटेंस का भाव वो नहीं रहता है जो ओरिजिनली था। लेकिन अगर यहां से हम हटा देते हैं हु गेव यू दिस वॉच, तो सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटेंस के मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माई मदर को डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने कहा मेरी माँ एक टीचर है, क्या मुझे माई मदर को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी? क्या आप मुझे पूछोगे कौन सी माँ? नहीं पूछोगे ना। अगर नहीं पूछोगे इसका मतलब है कि माँ को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो माँ के लिए जो क्लॉज आएगी वो कैसी होगी? नॉन डिफाइनिंग। लेकिन मैंने आके आपसे कहा कि वो लड़की मेरी बहन है, आप कहोगे सर कौन सी लड़की? कौन सी लड़की बहन है? तो उस लड़की को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? अगर मैं कह रहा हूं कि लड़की मेरी बहन है, अरे बहन तो लड़की ही होती है ना? तो इसका मतलब है लड़की मेरी बहन है, इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं। तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन है वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जरूरी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए ये क्लॉज जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है वो इस गर्ल को डिफाइन कर रही है। और अगर इस गर्ल को डिफाइन कर रही है, इसका मतलब है कि ये क्लॉज आपकी कैसी हो जाएगी? डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगी। और अगर ये डिफाइनिंग क्लॉज है तो इसमें कोई कॉमा नहीं आएगा, और क्योंकि ये वाली नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो इसमें कॉमा आएगा। रिलेटिव क्लॉज के दोनों साइड में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। इसका मतलब बात समझ आई कि अगर कोई ऐसे आदमी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि देखना एक बार, मैंने एक सेंटेंस और लिखा, आप मुझे खुद से बताना। मैंने लिखा राधिका who lives in my, या फिर who lives in Mumbai is my friend। मैंने लिखा राधिका who lives in Mumbai इज माई फ्रेंड। अब आप मुझे एक बहुत सिंपल सी बात बताओ दोस्त, बहुत सिंपल सी बात बताना। ये जो हमने लिखा हु लिव्स इन मुंबई, मैंने कहा राधिका इज माई फ्रेंड, बेटा क्या ये बात अपने आप में कंप्लीट नहीं है? है कंप्लीट। भाई एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात बताना, क्या हमें राधिका को डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी ना है, वो तो पहले से डिफाइंड है। भाई मोहन मेरा दोस्त है, तो मोहन है, मोहन को क्या डिफाइन करेंगे? लेकिन मैं ये कहूं कि लड़का मेरा दोस्त है, तो बताना पड़ेगा ना कि कौन सा लड़का दोस्त है। मैंने कहा राधिका मेरी दोस्त है, तो बताना पड़ेगा, तो फिर पहले से डिफाइंड है। राधिका तो पता ही है कि राधिका की बात करना है, उसमें डिफाइन क्या करना है? उसमें कोई डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आके ये कह दूं कि लड़की मेरी दोस्त है, आप कहोगे सर कौन सी लड़की दोस्त है? इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन कैसी है? नॉन डिफाइनिंग है। और अगर नॉन डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन है तो ऐसे केस में यहां पे कॉमा हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कॉमा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। जब इंफॉर्मेशन जरूरी होती है तो कॉमा नहीं आता है, जब इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा होती है, अतिरिक्त होती है, तो कॉमा आता है। बताओ भाई इस बात में किसी को कोई डाउट? अरे नहीं, वाइफ का नाम थोड़ी ना राधिका, वाइफ का नाम तो कुछ और है। आ जाओ भाई, बात क्लियर है भाई?
देखो इसी बात को हमने यहां लिख रखा है कि जो डिफाइनिंग क्लॉज होती है, इट कंटेन्स एसेंशियल इंफॉर्मेशन। एसेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है दैट इज एसेंशियल, दैट इज नेसेसरी, दैट इज मैंडेटरी, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइडेंटिफाइंग क्लॉज। क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी को डिफाइन कर रहा है, तो इसको हम कभी कभी आइडेंटिफाइंग क्लॉज भी कह देते हैं। इट डज नॉट हैव कॉमाज, इसके अंदर कॉमा नहीं आते हैं। ठीक है, आगे देखो नॉन डिफाइनिंग, जिसमें कॉमा लगा होता है, ये अपने एंटीसीडेंट को इलेबोरेट करती है, ये जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। इट कंटेन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन आइडेंटिफाइंग, इसको क्या कह देते हैं? नॉन आइडेंटिफाइंग क्लॉज कह देते हैं भाई। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आगे हैं। माई मदर दैट इज अ टीचर बॉट मी दिस फोन ऑन माई बर्थडे। भाई पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या लिखना है, यहां पे नोट कर लेंगे भाई, हैशटैग ऐसे लगाएंगे और नोट कर लेंगे। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में पहले तो हमें यह देखना है कि क्लॉज आपकी नॉन डिफाइनिंग आएगी या डिफाइनिंग। भाई आपको मदर को डिफाइन करने की जरूरत है कि कौन सी वाली मां? नहीं जरूरत, मदर को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने ब्रदर को डिफाइन कर सकते हो, आप अपने भाई को, यानी कि चलो एक दो और एग्जांपल दे देता हूं आपको, और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखना भाई, आप मुझे बताना कि कौन सी क्लॉज डिफाइनिंग है, कौन सी नॉन डिफाइनिंग है। मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस मैंने लिखा, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ पुलिसमैन। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, माई फादर हु लिव्स इन मथुरा इज इन इंडियन आर्मी। ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिखा तीसरा, माई फ्रेंड whom you saw last night is a teacher। चौथा सेंटेंस मैंने लिखा, आपको यह बताना है भाई कौन से में जरूरी है इंफॉर्मेशन, कौन से में जरूरी नहीं है। सागर whose birthday was लास्ट संडे या लास्ट मंडे। इज अ टीचर। एक मैंने लिखा, द बुक विच आई wrote is very helpful। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, द बुक या फिर वोकैब संजीवनी which I wrote is
वेरी हेल्पफुल। देखो भाई, आपको यही बताना है कि कौन से सारे सेंटेंसेस सही हैं, आपको सिर्फ ये बताना है कि कौन से में डिफाइनिंग क्लॉज आएगी और कौन से में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आएगी। पहला सेंटेंस आपको देखना है, माई ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली इज अ पुलिसमैन। पहले में डिफाइनिंग या फिर नॉन डिफाइनिंग, डिफाइनिंग की जरूरत है या नॉन डिफाइनिंग की। देखो भाई, ब्रदर के केस में पता है क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। ब्रदर आपका एक हो सकता है, ब्रदर आपके चार हो सकते हैं, ब्रदर आपके पांच हो सकते हैं। मैंने कहा मेरे मान लीजिए तीन ब्रदर हैं, एक दिल्ली में रहते हैं, एक फरीदाबाद में रहते हैं, एक मुंबई में रहते हैं, मान लेते हैं। मैंने कहा मेरा भाई पुलिसमैन है। आप क्या पूछोगे, सर कौन सा वाला भाई? मैंने कहा मेरा भाई जो दिल्ली में रहता है वो पुलिसमैन है। बात सही है। इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकती है। कैसी हो सकती है भाई? जरूरी हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए मेरा भाई एक ही हो, और अगर मेरा भाई एक है तो फिर ये इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो सकती है। तो भाई जो पहला है ना, वो सेंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके एक से ज्यादा भाई हैं तो फिर वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपका भाई एक है तो इसका मतलब है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज हो जाएगी। तो पहले वाले में दोनों सेंस आपके बन सकते हैं, पहले वाले में दोनों सेंस बन सकते हैं। अगर एक भाई है तो नॉन डिफाइनिंग, और अगर एक से ज्यादा भाई हैं, सॉरी, अगर एक भाई है तो नॉन डिफाइनिंग, और अगर एक से ज्यादा भाई हैं तो डिफाइनिंग। तो दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, जैसे आप चाहो। दूसरा, माई फादर हु लिव्स इन मथुरा इज इन इंडियन आर्मी। मेरे पापा जो मथुरा में रहते हैं, बेटा पापा तो एक ही होते हैं, ये थोड़ी ना कहेंगे मेरे पापा इंडियन आर्मी में। फिर आप पूछोगे सर कौन से पापा, क्या ये पूछोगे कौन से पापा? 28 पापा थोड़ी ना, एक ही है ना। सो जब ऐसे रिलेशंस की हम बात करते हैं जो एक ही होता है, जैसे हमने कहा माई फादर, माई मदर, माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडमदर, ये सब एक होते हैं। तो ऐसे केस में इनके साथ में इंफॉर्मेशन हम कैसी लिखेंगे? नॉन डिफाइनिंग। लेकिन मान लीजिए हमने कहा माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई टीचर, माई डॉक्टर, ये सब एक से ज्यादा हो सकते हैं। टीचर हो सकता है 25 रहे हो आपके जीवन में। तो ऐसी जब इंफॉर्मेशन आएगी जहां पे ये वाला जो पर्सन है वो एक से ज्यादा होने का चांस है, तो डिफाइनिंग आएगी, क्योंकि डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं। और अगर ये पर्सन एक ही होता है तो ऐसे केस में नॉन डिफाइनिंग इंफॉर्मेशन आएगी, और यहां पे हमें कॉमा लगाना जरूरी हो जाएगा। और अगर बेटा हमने कॉमा नहीं लगाए तो इसका मतलब है कि पापा एक से ज्यादा हैं, और पापा एक से ज्यादा है, ये अनर्थ है ना। इसीलिए यहां पर कॉमा लगाना एकदम नेसेसरी है, मैंडेटरी है, जरूरी है। और बॉय के केस में क्या है, ब्रदर के केस में क्या है बेटा? ब्रदर हो सकता है एक रहा हो, ब्रदर हो सकता है दो रहे हो, ब्रदर हो सकता है चार रहे हो। यहां पे दोनों तरीके से, यानी कॉमा के साथ भी चल जाएगा और बिना कॉमा के भी चल जाएगा। पहले वाले में दोनों तरीके से चल जाएगा, नीचे वाले में कॉमा लगाना एकदम जरूरी है। आगे, माई फ्रेंड हुम यू सॉ लास्ट नाइट इज अ टीचर। मैंने कहा मेरा दोस्त जिसको आपने कल देखा था वो एक टीचर है। साधारणतः आपकी जिंदगी में क्या एक ही दोस्त होता है? नहीं, साधारणतः जिंदगी में एक से ज्यादा दोस्त होते हैं। मैंने कहा मेरा दोस्त टीचर है, आप कहोगे सर कौन सा दोस्त, कहोगे कि नहीं? मैं यहां आता हूं, मैंने सिंपली आगे कहा अरे तुम क्या बात कर रहे हो, मेरा दोस्त टीचर है। आप पूछोगे सर कौन सा दोस्त, यही पूछोगे भाई। इसका मतलब है कि दोस्त एक से ज्यादा हो सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा हो सकते हैं तो कैसी इंफॉर्मेशन हो गई? जरूरी इंफॉर्मेशन। तो कैसी क्लॉज हो गई? डिफाइनिंग। ठीक है, सो क्लॉज डिफाइनिंग है। अगर डिफाइनिंग है तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात क्लियर है भाई? आगे देखो, सागर हुज बर्थडे वॉज लास्ट नाइट या लास्ट मंडे। सागर जिसका जन्मदिन पिछले मंडे था, वो एक टीचर है। क्या आपको डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कौन से वाला सागर? नहीं बेटा। जब किसी पर्सन का नाम ही अगर हमने लिख दिया तो वो तो पहले से डिफाइंड है, और अगर ये पहले से डिफाइंड है तो फिर ऐसे केस में आपको यहां पे कॉमा लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जो चीजें पहले से डिफाइंड हैं तो कॉमा आएगा, जिन चीजों को डिफाइन करने की जरूरत है तो कॉमा नहीं आएगा। ओ सुरजीत बिंदल, मारूंगा लड़के बहुत। नेक्स्ट,
द बुक विच आई रोट इज वेरी हेल्पफुल। मैंने कहा जो बुक मैंने लिखी है ना वो बहुत हेल्पफुल है। आप पूछोगे नहीं कौन सी किताब, पूछोगे कि नहीं पूछोगे भाई? भाई मैंने कहा द बुक विच आई रोट, जो मैंने किताब लिखी बहुत हेल्पफुल है, तो पूछोगे सर कौन सी किताब? मैंने कहा किताब बहुत हेल्पफुल है। भाई मैं आता हूं यहां पे, आपने कहा मैं आता हूं, मैं आके बोलता हूं हाँ भाई गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस दैट सारी बातें करी, ये सब बात करने के बाद में फिर मैं अचानक से बोलता हूं भाई किताब बहुत हेल्पफुल है। आप कहोगे कौन सी किताब की बात कर रहे हो मास्टर साहब? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? अगर आप पूछोगे तो इसका मतलब है कि नॉन डिफाइनिंग, मतलब जो चीज है उसको डिफाइन करने की जरूरत है, और अगर जिस चीज को डिफाइन करने की जरूरत है तो उसके केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? डिफाइनिंग क्लॉज। तो हमने क्या लगा दिया? विच आई रोट। फिर मैंने कहा कि वो किताब जो मैंने लिखी है वो हेल्पफुल है। बात क्लियर हो गई? इसका मतलब है कैसी इंफॉर्मेशन है? डिफाइनिंग। तो सही है। लेकिन मैंने कहा वोकैब संजीवनी है, मैंने कहा यार वोकैब संजीवनी बहुत हेल्पफुल है, तो क्या आप ये पूछोगे कौन सी वाली वोकैब संजीवनी? वोकैब संजीवनी यानी एक किताब का नाम है, और अगर किसी किताब का नाम ही हमने बता दिया तो वो तो पहले से डिफाइंड है। अगर पहले से डिफाइंड है तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आएगी, और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज आएगी तो फिर आपको कॉमा लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के मतलब केस में आपको कॉमा लगाने पड़ेंगे। अब आपका पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है? पहला कॉन्सेप्ट भाई यही बनता है जो हमने यहां लिखा था। तो पहले कॉन्सेप्ट को एक बार नोट डाउन कर लेंगे और लिख लेंगे कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कभी दैट का प्रयोग नहीं किया जाता। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट नहीं आता। ठीक है भाई, दैट नहीं आ सकता कभी भी। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में दैट नहीं आ सकता भाई। सो हम क्या लिखेंगे? माई मदर। और क्योंकि माई मदर के साथ में नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लगाना एकदम सही है, तो दैट गलत है, तो हु इज अ टीचर। माई मदर हु इज अ टीचर। माई मदर हु इज अ टीचर। नेक्स्ट, इंग्लिश दैट इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अब बेटा इंग्लिश को क्या डिफाइन करने की जरूरत है? नहीं, इंग्लिश प्रॉपर नाउन है। विच इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। आगे, द बॉयज हुम दे फाइंड एलिजिबल विल बी सेलेक्टेड फॉर द इवेंट। एक बात बताओ, द बॉयज, बेटा क्या हमें डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? मैंने कहा द बॉयज विल बी सेलेक्टेड फॉर द इवेंट। मैं आके कहता हूं द बॉयज विल बी सेलेक्टेड फॉर द इवेंट। बेटा आप पूछोगे कौन से बॉयज? क्या सारी दुनिया के सारे बॉयज सेलेक्ट हो जाएंगे? नहीं, वो वाले बॉयज जिनको एलिजिबल पाया जाएगा वो सेलेक्ट होंगे। यानी कि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। अगर जरूरी इंफॉर्मेशन है ना बेटा, तो फिर ये कॉमा नहीं आएंगे, तो कॉमा हटा दो यहां से। आगे, पीपल हु डू नॉट कंपेयर, इंजॉय लिखना, इसको इंजॉयज लिख गया है गलती से। पीपल हु डू नॉट कंपेयर इंजॉय देयर लाइफ। वो लोग जो कंपेयर नहीं करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक बात बताओ, मैंने लिखा पीपल और ये वाली लाइन को हटा दिया, इंजॉय देयर लाइफ। क्या ये बात सही है? बेटा नहीं, इसका मतलब है सब लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं वो लोग जो अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करते हैं। अगर वो बात कहना चाह रहा हूं तो ये बात जो लिख रखी है ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और अगर बेटा ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है इसका मतलब है ये कॉमा आपके नहीं आने चाहिए। सो हम लिखेंगे पीपल हु डू नॉट कंपेयर इंजॉय देयर लाइफ। सो लास्ट वाले में कॉमा हट जाएंगे। ठीक है, लास्ट वाले में कॉमा हट जाएंगे भाई। ये आपका होता है भाई कॉन्सेप्ट डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का। देखो आगे, ही सोल्ड एवरीथिंग। भाई इसको आंसर करेंगे कि क्या एरर होगा। ही सोल्ड एवरीथिंग दैट हिज वाइफ हैड बॉट। भाई मान लीजिए आपने देखा कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है क्योंकि कॉमा आ रखा है। अगर कॉमा आ रखा है तो फिर आप कहोगे दैट की जगह पे विच आ जाए। लेकिन मैं आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप खुद से ये देखो कि क्या ये सच में नॉन डिफाइनिंग है।
मैंने कहा ही सोल्ड एवरीथिंग, और अगर आगे ना लिखा होता तो क्या बात क्लियर हो पाती? नहीं बेटा, सेंस बदल जाता। मैंने कहा ही सोल्ड एवरीथिंग, इसका मीनिंग पता है क्या आता है? इसका मीनिंग आता है कि उसने सब कुछ बेच दिया। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा था? ही सोल्ड एवरीथिंग दैट इज वाइफ हैड बॉट, उसने वो सब बेचा जो उसकी वाइफ ने खरीदा था, बाकी चीजें नहीं बेची। क्योंकि अगर ये वाली लाइन हमने हटा दी तो इसका मतलब है कि सेंटेंस का सेंस बदल रहा है। अगर सेंस बदल रहा है इसका मतलब है दैट तो सही है, ये कॉमा गलत था, ये कॉमा गलत करना था, दैट अपने आप में सही था, दैट अपने आप में सही था। भाई अगर थोड़ा बहुत बफरिंग हो रहा है तो थोड़ा सा आज एडजस्ट करें, क्योंकि नया स्टूडियो, पता नहीं नेट का थोड़ा सा इश्यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखेंगे। ही इनकरेजेज एवरी चाइल्ड, वो हर बच्चे को इनकरेज करता है। एक बात बताओ, फिर क्या ये सही है? ही इनकरेजेज एवरी चाइल्ड, नहीं, वो हर बच्चे को नहीं करता है, वो उस हर बच्चे को करता है जो पढ़ता है, जो बहुत मेहनत करता है। इसका मतलब है कि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर ये बात नहीं कही तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, और अगर मीनिंग चेंज हो गया तो इसका मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन आपकी जरूरी थी। अगर जरूरी थी तो फिर कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर एसेंशियल इंफॉर्मेशन की जरूरत है, इसीलिए कॉमा नहीं आएगा। एक देखो, पीपल हु टेक फिजिकल एक्सरसाइज लिव लॉन्गर। भाई कौन से? हमने कहा पीपल लिव लॉन्गर, ये कौन सी बात हुई कि लोग लंबी उम्र जीते हैं? नहीं, हम कहना चाहते हैं वो लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वो लंबी उम्र जीते हैं, इसीलिए यहां पे भी कॉमा नहीं आएगा भाई, कॉमा नहीं आएगा। ठीक है, दोनों जगह से कॉमा हटा दो। अब एक बार बताओ भाई, डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में क्या अभी भी आपको कोई डाउट है या नहीं? आ जाओ भाई। क्या डिफाइनिंग क्लॉज और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्लियर है या अभी भी कोई डाउट रह गया? भाई जल्दी से एक बार बताएंगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आज हम लगभग रिलेटिव प्रोनाउन को खत्म कर देंगे। कल की और परसों की क्लास में आपका प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। कल और परसों 2 क्लास के अंदर आपका प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, प्रोनाउन चैप्टर में समय थोड़ा ज़्यादा लग गया भाई। ठीक है, लेकिन यकीन मानिए आगे से टाइम नहीं लगेगा। इस बार समय लगने का ये कारण है, कम से कम 6 दिन ऐसा हुआ जहाँ पे क्लास होनी चाहिए थी और वो नहीं हो पाई, तो इसलिए टाइम लग गया। बाकी इसके लिए मैं मतलब तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। बाकी भाई पिछले कुछ समय से बुक्स के चक्कर में, काफ़ी सारी चीज़ों के चक्कर में थोड़े से बिजी थे, समय लगा। लेकिन अब से चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो ऐप है, कुछ भी हो भाई, क्लासेस नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके से क्लासेस रेगुलर लेंगे, मतलब लेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहले द बॉय दैट यू मेट इज माई ब्रदर। कैसी इंफॉर्मेशन है भाई? जरूरी इंफॉर्मेशन है। वो वाला लड़का जिससे आप मिले वो मेरा भाई है, एकदम सही सेंटेंस है। ध्यान देंगे, अगर क्लॉज कैसी हो? डिफाइनिंग, तो भाई हम दैट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफाइनिंग क्लॉज में दैट आ सकता है। दैट आपका ह्यूमन बींग्स को दिखा सकता है और थिंग्स को दिखा सकता है। दैट ह्यूमन के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए आ सकता है। दैट ह्यूमन के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए आ सकता है। तो देखो यहाँ पे आप दैट भी लगा सकते हो और हुम भी लगा सकते हो। यहाँ सेम सेंटेंस है, ऊपर दैट लगाया था, नीचे मैंने हुम लगा दिया। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूं। जब क्लॉज क्या हो, इसी सेंटेंस को ना अलग एक स्लाइड में ऐड करके लिख लेते हैं भाई, एक बार यहां पे। जब क्लॉज डिफाइनिंग हो, जब क्लॉज कैसी हो भाई? डिफाइनिंग हो, और रिलेटिव प्रोनाउन
और रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करे, ऑब्जेक्ट का काम करे, तब हम उस जगह पर whom या that या which, जो भी आपका आना होगा, whom that या which को हटा भी सकते हैं। यानी कि अगर आपकी क्लॉज कैसी है भाई, डिफाइनिंग, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऐसे केस में whom को, that को और which को कोई सा भी जो आना हो उसको हम हटा सकते हैं। तो ये जैसे कुछ क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन देखा आपने, ये that है, whom है, आप that भी लिख सकते हैं, whom भी लिख सकते हैं, और नीचे वाले में हमने क्या किया, इस वाले सेंटेंस में सीधे इसको ड्रॉप कर दिया। तो द बॉय यू मेट इज माई ब्रदर, इसका सीधा सा मतलब क्या है, यहां पे whom को हमने हटा रखा है भाई, और ये कायदे से सेंटेंस इस तरीके से, ओरिजिनली ये सेंटेंस ये वाला रहा होगा, द बॉय whom यू मेट, और इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है। आगे द बॉय हु हेल्प्ड यू, अब देखो हु लिखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट है, तो सही है भाई, हु की जगह पे भी हम क्या यूज कर सकते हैं, दैट, द बॉय दैट हेल्प्ड यू, ये भी सही है। दोनों में से एक चूज करना होगा तो हमेशा हु को प्रेफरेंस देंगे पर्सन के लिए। द बॉय हेल्प्ड यू, ये लिखना आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि बेटा यहां से हु को हम हटा नहीं सकते, हमें हु या दैट लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अब की बार यहां पे ये सब्जेक्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब ड्रॉप कर सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट हो। अगर रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है तो रिलेटिव प्रोनाउन को ड्रॉप नहीं कर सकते, उसको हटा नहीं सकते। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने लिखूंगा, आप एक बार उनको देख के मुझे बताओगे कि क्या ये सही है या आपका ये गलत, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने, या फिर सिंपल मैं सेंटेंसेस लिखूंगा, आप ये बताएंगे कि किसमें से हटा सकते हैं और किसमें से नहीं हटा सकते। देखेंगे एक बार भाई। द ओनली बॉय दैट हैज a car is महेश। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, द ओनली बॉय दैट यू कैन बीट इज महेश। आगे देखेंगे तीसरा, द बुक दैट इज रिटन बाय मोहन इज वेरी इंटरेस्टिंग। बताना भाई कौन से में हटा सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को, कौन से में नहीं हटा सकते। और अगला मैंने लिखा, द बुक दैट मोहन wrote is very interesting। देखो भाई एक बार, अब आपको देखना है कि किस किस में हम हटा सकते हैं, किस किस में नहीं हटा सकते, कौन से में हटा सकते हैं, कौन से में नहीं हटा सकते। बेटा ये नहीं कह सकते कि दैट आएगा ही नहीं, लगा सकते हैं और हटा भी सकते हैं,
देखो पहले वाले में देखेंगे, ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा, ये इस हैज का सब्जेक्ट है, और अगर दैट आपका सब्जेक्ट होता है तो इसको हम हटा नहीं सकते। तो अगर यहां से इसको हमने हटा दिया तो इसका मतलब है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सब्जेक्ट। तो दैट जरूरी है, दैट यहां पे क्या है बेटा, जरूरी है, इसको लगाना जरूरी है, हम चाह के भी इसको हटा नहीं सकते अगले वाले सेंटेंस में। और इस दैट की जगह पे बेटा हम क्या यूज कर सकते हैं, हु यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि पर्सन की बात है। आगे देखेंगे सेकंड में, द ओनली बॉय दैट यू कैन बीट, जिसको आप बीट कर सकते हो। तो देखो यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, बीट मेन वर्ब है, और ये दैट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर दैट आपका ऑब्जेक्ट है तो बेटा ऑब्जेक्ट है, दूसरी चीज कैसी क्लॉज है, नॉन डिफाइनिंग, सॉरी कैसी क्लॉज है, डिफाइनिंग क्लॉज है। डिफाइनिंग क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का। तो भाई इसको हटाना पॉसिबल है, ये यहाँ पे ऑप्शनल है। आप चाहो तो दैट को हटा दो, यानी कि आप इस सेंटेंस को लिख सकते हो, द ओनली बॉय यू कैन बीट इज महेश, यानी कि इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, द ओनली बॉय यू कैन बीट इज महेश, द ओनली बॉय यू कैन बीट इज महेश। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और आप इस दैट को यहां पे लगा के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस दैट को यहां पे लगा के भी लिख सकते हैं भाई। यहां पे अगर इसको लगा भी दोगे तो भी चल जाएगा। सो द ओनली बॉय दैट यू कैन बीट इज महेश, दैट को हटाओ या लगाओ। ठीक है, दोनों तरीके से चल जाएगा। दूसरा देखेंगे भाई, द बुक दैट इज रिटन, बेटा इज आपकी वर्ब है और इस वर्ब के लिए दैट आ रखा है, तो क्या लिखेंगे कि दैट को लगाना यहाँ पे जरूरी है, और क्योंकि बुक की बात है तो दैट की जगह पे बेटा विच भी आ सकता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे विच लगाओ, आप चाहे तो यहाँ पे दैट लगाओ, लेकिन दोनों में से एक तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन अगला देखा, द बुक दैट मोहन रोट, जो मोहन ने लिखी, मोहन सब्जेक्ट है, रोट आपका वर्ब है, तो दैट आपका क्या बना, ऑब्जेक्ट है। और अगर बेटा रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसको हटाया जा सकता है, यानी कि इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको यहां से हटा दें और ऐसे लिखें, द बुक मोहन रोट, द बुक मोहन रोट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यानी कि हम चाहें तो इस पूरे के पूरे सेंटेंस को वहां से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें, मतलब पूरे के पूरे दैट को यहां से हटा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आप चाहो तो लगाओ, आप चाहो तो हटाओ, जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। और यहाँ पे विच भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हुम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर्सन की बात थी तो हुम, या थिंग की बात है तो यहाँ पे दैट। बात क्लियर है भाई। कब कब रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है, तो इसके लिए सिंपल कंडीशन मैंने ऊपर ही लिख रखी है, जब क्लॉज डिफाइनिंग हो और रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, ऐसे केस में हम उस जगह पर हुम, दैट या विच को हटा भी सकते हैं, हुम, दैट या विच को हटा भी सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे भाई, देखो, द थिंग्स दैट यू बॉट यस्टरडे आर एक्सपेंसिव। यहां से बताएंगे भाई दैट हट सकता है या नहीं, पहले सेंटेंस में दैट हट सकता है या नहीं। द थिंग्स दैट यू बॉट यस्टरडे आर एक्सपेंसिव, द थिंग्स दैट यू बॉट यस्टरडे आर एक्सपेंसिव। आपने देखा क्लॉज कैसी है भाई, डिफाइनिंग। रिलेटिव प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, देखो यू सब्जेक्ट है तो ये क्या बचा होगा, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट है तो हम चाहें तो हटा सकते हैं, हम चाहें तो विच लगा सकते हैं, हम चाहें तो हटा भी सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी काम हम कर सकते हैं। 1 बजे तक हो गया क्या टाइम? हाँ, 2 मिनट में छोड़ता हूं। हाँ, देखो दूसरा, द मैन हुम यू मेट देयर इज अ टीचर। वो आदमी जिससे आप वहां मिले वो एक टीचर है। देखो भाई फिर से यू आपका सब्जेक्ट है तो हुम क्या बचा, ऑब्जेक्ट। तो इस हुम को हम हटा भी सकते हैं, इस हुम की जगह पे हम दैट भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं होनी चाहिए।
आगे इसके एक दो एग्जाम्पल और देता हूं भाई मैं आपको। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा, मैंने लिखा राधिका whom they selected has got the job, या फिर लिख दो whom they selected has been working हार्ड। नेक्स्ट देखेंगे अगला सेंटेंस एक मैंने लिखा, माई मदर whom you called seems impressed with you। भाई इन दोनों में बताएंगे हुम को हटा सकते हैं या नहीं। सारे बच्चे आंसर करने का प्रयत्न करेंगे, हुम हटा सकते हैं या नहीं, हुम हटा सकते हैं या नहीं इन दोनों क्वेश्चन में। इनके जल्दी से आंसर करेंगे भाई। राधिका whom they selected has been working hard. My mother whom you called seems impressed with you। हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, जल्दी फटाफट। इन दोनों में हुम को हटा सकते हैं या नहीं। अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं हटा सकते हैं, अरे बदतमीजो, राधिका के साथ में अगर राधिका लिखा है तो क्लॉज डिफाइनिंग होनी चाहिए कि नॉन डिफाइनिंग। तो आप कहोगे सर नॉन डिफाइनिंग, क्योंकि अगर किसी पर्सन का नाम लिखा है तो ऐसे केस में क्लॉज आपकी नॉन डिफाइनिंग होती है। और भाई नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में कभी भी हुम या दैट को ड्रॉप नहीं कर सकते। इस बात को हेडिंग लगा के लिख लो, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन को हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते भाई। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। और क्योंकि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है इसीलिए यहां पे हुम को लिखना नेसेसरी है। ऐसे ही माई मदर के केस में आपको ये समझा ही चुका हूं कि माई मदर के केस में कैसी क्लॉज आएगी, नॉन डिफाइनिंग। अगर नॉन डिफाइनिंग आएगी तो इसका मतलब है हुम या दैट को हटा ही नहीं सकते, लिखना एकदम जरूरी है, मैंडेटरी है। और यहां पे दैट भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में सिर्फ हुम ही आ सकता है, या विच आ सकता है, या हु आ सकता है। दैट नहीं लिख सकते और हटा भी नहीं सकते। ठीक है, दोनों में से किसी में भी नहीं हटा सकते भाई। ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही रखेंगे। अभी एक अगले किसी टीचर की क्लास है तो उनको क्लास लेनी है, तो थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ। बाकी भाई कल से कोशिश करेंगे कि इस क्लास को एक्सटेंड करके 1.5 घंटे की रखेंगे, क्योंकि 1 घंटे में ग्रामर कम हो पाती है। सो द क्लास टाइमिंग विल बी एक्सटेंडेड, बी प्रिपेयर्ड मेंटली। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे इस चीज के लिए कि टाइमिंग आपकी एक्सटेंड होगी ही होगी, 100% बहुत जल्दी एक्सटेंड होगी। दूसरी बात भाई किस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि बहुत जल्दी वोकैब का और कॉम्प्रिहेंशन का स्लॉट भी अलग कर दिया जाएगा, जिससे कि टाइम से आपकी वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारा कराया जा सके। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।